न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सर आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा नए दर्शकों के लिए अपना पूरा परिचय दें सर। जी, मेरा नाम CA कामेश कांत आचार्य है। बाई प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB भी किया है मैंने, बट डेजिग्नेशन वाइज मैंने पेशा जो चुना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट चुना जी। और साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड में मैं डायरेक्टर हूँ, ऑडिट कमेटी चेयरमैन हूँ और राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में फाइनेंस कमेटी में UGC नॉमिनी हूँ। सर मेरे मन में एक बात है, जी। और राजनीति और चार्टर्ड अकाउंटेंट जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। आप लोग का प्रोफेशन अलग होता है, तो आज का जो आयोजन था उसमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसके लिए मुख्य उद्देश्य क्या होगा सर आपका? देखिए, हमारा जो CA इंस्टीट्यूट है उसमें लोगों के साथ में एक कैप्शन लिखा हुआ आता है, हाँ। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। यस, आता है। किसी भी व्यक्ति, समाज या देश के बनने या बिगड़ने में अर्थ का बड़ा योगदान होता है। कहते हैं इकोनॉमिक्स। और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा पेशा है जो सीधे सीधे अर्थ से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, नेशन बिल्डिंग में। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में लगाइए, हमारे पीयूष गोयल जी हैं जी, है ना जी, और इनसे पहले भी काफ़ी लोग पॉलिटिक्स में इस तरह से रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेट्स के CM भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रह चुके हैं। तो आते हैं, कम हैं, लेकिन अब फ्रंट में आ रहे हैं आप लोग। हाँ जी, राइट सर। अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो फ्रंट पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। सर से एक महत्वपूर्ण सवाल जो वन नेशन वन इलेक्शन का है जी, उसमें आपकी सोच क्या है कि कितना फ़ायदा देश को, समाज को होगा सर? देखिए, फ़ायदा डिफरेंट कैटेगरीज में फ़ायदा है, क्योंकि फ़ायदे में भी देखा जाता है ना कि किस तरह का फ़ायदा है। तो इसमें तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तरफ तो सबसे बड़ी चीज़ कि इकोनॉमिक्स का फ़ायदा होगा, पैसे की बचत होगी। अभी आप देखिए कि 5 साल के टेन्योर में एक बार लोकसभा इलेक्शन आना ही आना है, एक बार विधानसभा इलेक्शन आना ही आना है, एक बार निगम का इलेक्शन आना ही आना है। और अगर वैसे स्टेट्स हैं दिल्ली के अलावा बाहर जाइए तो प्रधान का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, इस तरह के इलेक्शंस डे टू डे आते रहते हैं। जी। ये सारे इलेक्शन जब अलग अलग होते हैं तो हर कैंडिडेट निकलता है, बार बार वोटर तो वही लोग हैं, उन्हीं के पास जाना, अपनी एनर्जी लगाना, उनका टाइम लेना, माने अपना भी टाइम इन्वेस्ट करना और उनका भी लोगों का भी टाइम सुनाने में उनका भी खर्च कर दिया। माने इतने लोगों का टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं देश की प्रगति रुक रही है उतनी देर के लिए। और जो उतने चुनावों में खर्चा हुआ, देखिए जब एक चुनाव होता है ना तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इंक लगाया ये चुनाव हो गया ना। वो जो एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है, कितने लोगों की ड्यूटी लगती है वहाँ पर, कितने लोग उस एक बूथ के चुनाव में कितने लोग बैठे होते हैं अंदर, 5 लोगों की पूरा सिस्टम रन करता है। 5 लोगों की ड्यूटी होती है। जी। उस एक पोलिंग सेंटर पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कमरों में चुनाव हो रहा होता है। अब लगाइए ये, फिर कितने पहला मिलिट्री फोर्सेस, कितनी सिक्योरिटी वहाँ पर आती है, किन किन राज्यों से वो लोग आते हैं, उनके आने जाने का, उनकी सैलरी का, ये सारे अगर आप खर्चे लगाते हैं, कितना स्टेशनरी का खर्चा, कितना उनका OTA, DTA, DA, ये सारा लगाएंगे, ये 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा बैठता है एक बार का, पूरे देश का। अगर ये सारे इलेक्शंस एक बार में होने लग जाएं तो ये 5 लाख करोड़ का खर्चा मैक्सिमम 2 लाख करोड़ में निपट जाएगा। हर बार आपके 3 लाख करोड़ रुपए की तो सीधी सेविंग होगी। आप सोचिए, वो 3 लाख करोड़ रुपया देश के विकास में लगाया जाए, कितने पुल बनेंगे, कितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कितनी स्कूल बनेंगे, कितने स्कूल बनेंगे, कितने अस्पताल बनेंगे, कितने बुजुर्गों के लिए सेंटर बनेंगे, कितने बुजुर्गों के लिए जो है रिक्रिएशन सेंटर बनेंगे, कितने अनाथों के लिए अनाथ आश्रम बनेंगे। तो सोचिए क्या नहीं हो सकता उस पैसे से। ये तो मैंने सिर्फ अर्थ के रूप में बताया। अब आप दूसरा चीज़ देखिए कि जब जब चुनाव आता है तो आपने एक बात और देखी होगी, हमारे देश में एक व्यक्ति ने सांसद का चुनाव लड़ा। हाँ। अच्छा, वो लड़ा, हर व्यक्ति तो जीतता नहीं है। एक ही चुनाव में आपने देखा होगा 16, 17 कैंडिडेट हो जाते हैं। जी। जीतता एक है, बाकी 16 हार जाते हैं। हाँ। फिर वो अगली बार 1.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव आया, वो सारे के सारे वहाँ कूद जाते हैं।
वहाँ पे नहीं जीते तो फिर वो पार्षद में जाएंगे, वो विधायक उसमें मेयर में जाएंगे, वो पंचायत में जाएंगे, माने वो लड़ते ही रहेंगे। माने वो जो स्थापित लोग हैं ना, कुछ गिनती के चेहरे हमेशा हर चुनाव में वही नजर आएंगे। क्यों? उनको बार बार मौका तो मिल रहा है। लेकिन अगर ये सारे चुनाव एक बार में हो जाएं तो एक व्यक्ति 6 चुनाव तो नहीं लड़ पाएगा ना एक बार में, एक ही टाइम में लड़ पाएगा, लड़ेगा। तो माने बाकी चुनावों में दूसरे लोगों को मौका मिलेगा, है ना जी। ये जो लोग स्थापित हैं, इनकी सोच समझ राजनीतिक हो चुकी है। एक जैसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक, उतनी ही सोच है। जब नए लोगों को जो कि युवा होंगे उनको मौका मिलेगा, वो नई एजुकेशन लेकर आए हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, नए सपने, नई उड़ान लेकर आए हैं, नया जोश, नया खून लेकर आए हैं, वो उस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इतने सारे फायदे हैं। इतने फायदे। दूसरा मैंने आपको फ़ायदा बता दिया। तीसरा बहुत बड़ा नुकसान जो इस देश को होता है बार बार चुनाव होने से, आपने देखा होगा ये सड़क बनना शुरू हुई, अरे भाई आचार संहिता लग गई, सड़क बनना बंद। ये पुल बनना था, अरे भाई क्या करें, हम तो बनवा देते, आचार संहिता लग गई, अब तो 6 महीने कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई 5 साल में 3 बार 4 बार तो चुनाव ही आ जाता है। तो ये बार बार विकास को जब बाधित करोगे तो विकास होगा कब? विकास होगा कब? तो होता क्या है कि अगर ये सारे चुनाव एक बार हो जाएंगे, मान लीजिए आप 6 महीने के लिए आचार संहिता लगा के सारे चुनाव करा दिए, 4.5 साल तो विकास होगा, 4.5 साल विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। भव्य भारत जो बनना है, दुनिया में जो विश्व गुरु बनना है, जो लीडिंग इंडिया बनना है, जो ग्रैंड इंडिया बनना है, जिसने दुनिया को दिशा देनी है, वो भारत तभी बनेगा जब एक भारत एक चुनाव होगा। सर, जो आज का मुहिम था, जो आपका आज का एक तरह से कॉन्फ्रेंस था, कब तक लगता कानून बन जाएगा? देखिए, आज ये विषय जनमानस का विषय बन चुका है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और विषय कोई नया नहीं है, ये विषय तो पुराना है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय यही होता था, एक देश और एक चुनाव था। 1947 से लेके और 1967 20 साल यही कानून चला है। 67 के बाद में जब ये कांग्रेस की सरकारें थीं, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर, अपनी पसंद समय का नापसंद फायदा के लेने के आधार लिए, पर, अपने राजनीतिक लाभों के लिए जब इनकी जमीन खिसक रही थी, ये चुनावों में हार रहे थे, तो इन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण बहुत सारी सरकारों को ये गिरा दिया करते थे, 356 लगाकर भंग करते थे। उस कारण से ये सारा उपद्रव देश में, सारा सिस्टम बिगड़ता चला गया। ठीक है, तो सिस्टम बिगाड़ा ही ये कांग्रेस ने है, वरना पहले 20 साल ठीक चला है। अब ये जो बिगड़ा हुआ समय चला है, इसको वर्तमान प्रधानमंत्री, मैं तो कहूँगा राष्ट्रपुत्र, जो केवल और केवल राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए उन्होंने, वो कहते भी हैं कि मर ना सके तो हम जी तो सकते हैं राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए जो जीने वाला है राष्ट्रपुत्र, उन्होंने ये देखा कि राष्ट्र का फायदा किस चीज़ में है। वो उसी पुराने जो समय था, जो उस समय कानून चल रहा था, वो वापस वही कानून को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। और आज का युवा, आज का पढ़ा लिखा समाज, वो उस समय का अंधकूप समाज नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग जिनको जैसा बताया, बेचारे सीधे साधे लोग उसी बात को मान गए। आज का युवा हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता है। वो उस चीज़ के बेनिफिट, नुकसान, मेरिट्स बेसिस पर देखता है। और आज का युवा समझ रहा है कि इस चीज़ में देश को फ़ायदा है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, इससे देश का विकास ज़्यादा होगा। क्योंकि जब विकास होगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब देश आगे बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब देश विश्व शक्ति बनेगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब देश आर्थिक शक्ति बनेगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वो इस कांग्रेस को पैसा लूट लूट कर स्विस बैंक के जो बैंक हैं वहाँ जाकर बर्बाद नहीं करने देंगे। वो ये बैंकॉक के मसाज सेंटरों में जाकर आज का युवा पैसा बर्बाद नहीं होने देगा। कांग्रेस के इस जो सो कॉल्ड युवा नेता 56 साल का हो रहा, 4 साल के बाद कहेगा सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवा दो। वैसे युवा नेता है, हमें तो यही नहीं समझ में आता युवा नेता बनेगा या सीनियर सिटीजन का कार्ड होल्डर बनेगा 4 साल के बाद। तो मसाज कराने जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। ऐसे नाकारा निकम्मे नेता देश को नहीं चाहिए। देश को चाहिए
अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, देश को चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता, देश को चाहिए वल्लभ भाई पटेल जैसा नेता, देश को चाहिए मोदी जी जैसा नेता, जो अपनी उम्र की सारी संभावनाओं को तोड़कर अपने शरीर से, आप देखिए 24 घंटे में से 16 घंटे से ज़्यादा तो वो काम करते हैं, योग निद्रा लेते हैं, केवल मात्र 4 घंटे में उनकी नींद पूरी हो जाती है। ये सब चीज़ें देखने समझने की ज़रूरत है, और आज का युवा मोदी जी के पीछे चल पड़ा है, और ये जल्दी कानून बन जाएगा। जी हाँ, और इससे जो आपने जितने फायदे गिनाए हैं वो सब इससे फायदा होगा। बस मेरे मन में एक संशय है, जी हाँ, जिस भावना को लेकर, जिस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई, क्या वो इससे मजबूत रहेगी? मेरी बात समझ, आपका सवाल थोड़ा क्लियर करिए, क्या आप जानना चाह रहे हैं? भाई, चुनाव लोकतंत्र में इसीलिए होता है कि हम अपना मत जो है, हाँ जी, बगैर किसी दबाव के, बगैर अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। हाँ। तो क्या वो बना रहेगा वो चीज़? उसमें किसी की स्वेच्छा को कहाँ छेड़ा जा रहा है? स्वेच्छा तो भाई जो भी लोग चुनाव में आएंगे, कोई सांसद के चुनाव के लिए अलग लोग खड़े होंगे, विधायक के चुनाव के लिए अलग लोग खड़े होंगे, और पार्षद के चुनाव के लिए अलग खड़े होंगे, प्रधान के चुनाव के लिए अलग लोग खड़े होंगे। आपको जिसमें से जिसको चुनना है उसको दीजिए, आपकी इच्छा पर तो कोई रोक है ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा आपके पास विकल्प ज़्यादा हो जाएंगे अब, क्योंकि पहले वही गिनती के सड़े हुए 16 चेहरे वही आएंगे हर चुनाव में। लेकिन अगर सारे चुनाव एक साथ हुए तो वो 16 चेहरे तो एक ही जगह अटक जाएंगे, लोकसभा में, विधानसभा में नए, पार्षद में नए, आपके गांव प्रधान में नए नए चेहरे आएंगे, युवा को मौका मिलेगा, युवा देश को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक एंगल आपने जो बताया कि वो इस तरह का है चुनाव लड़ने वालों के लिए, पार्टियों के लिए, लेकिन जो वोटर है उसको भी मैं चाहता हूं कि वो बहुत अपना विवेक का प्रयोग करे। एक साथ क्या इतने सारे लोगों के लिए विवेक का प्रयोग कर पाएगा? ये मेरे मन में सवाल है। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। आपने एक बात देखी होगी, यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं भाई साहब जी, उसमें डिफरेंट पैनल खड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बड़ा साफ कहूँ, दिल्ली की भाषा में कोई कहते हैं भाई ये ABVP का पैनल है, उसको माना जाता है भाजपा समर्थित है ना जी। कोई NSUI का पैनल है, उसको माना जाता है कांग्रेस का है, कोई सो कॉल्ड वामपंथियों का है, कोई किसी का है। इस तरीके से डिफरेंट पैनल खड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा इसमें से जो पॉपुलर या अच्छे लोग हैं, पता लगा कि जो प्रेसिडेंट है वो तो किसी एक पैनल का आ गया है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उस पैनल का नहीं आया, वो किसी और पैनल का आ रहा है, या सेक्रेटरी किसी और पैनल का आ रहा है। तो आपने ये चीज़ देखा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोट देने वाला युवा था, वो जो स्टूडेंट था, उसने अंधे होकर वोट नहीं दिया, उसने हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली तोला कि प्रेसिडेंट के लिए ये 4 अलग अलग लोग हैं, इनमें से कौन बेस्ट है, इनमें ये बेस्ट है, इसको हमने चुन के लाना है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए किस पार्टी से खड़ा है, किस पैनल पे खड़ा है, इससे मतलब नहीं, कौन व्यक्ति अच्छा रहेगा, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके गुण अवगुण क्या हैं, उसके आधार पर उसको चुनते हैं। माने अलग अलग पैनल में से कोई व्यक्ति चुन के आ जाता है। इसका मतलब जो मत देने वाला व्यक्ति है, जो वोट करने वाला व्यक्ति है, वो कुशाग्र है, कुशाग्र बुद्धि है, हमें उसकी बुद्धि पे शक नहीं करना है। अब हमारा समाज धीरे धीरे अच्छे लेवल पर आ गया है और अपना अच्छा भला बुरा सोच सकता है। आज तो गांव का व्यक्ति भी ये कम्युनिकेशन चैनल्स का, टीवी का और इन सब चीज़ों का और इंटरनेट का बहुत भला हो, इनकी अच्छाई है। गांव तक हर व्यक्ति हर बात को जानता और समझता है, हर सूचना वहां तक जा रही है। तो हर वोटर अच्छा भला चुन पाएगा और अच्छा काम कर पाएगा। वोटर के लिए भी फायदा है, देश के लिए फायदा है, के लिए हर किसी का। बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेबाकी से आपने बात रखी। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। जरूर सर, थैंक यू।